मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें हम पढ़ रहे थे हीट ऑफ रिएक्शन। तो कल की क्लास में हमने कुछ रिएक्शन है उनकी हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। उसके बाद में दो रिएक्शंस और बचेगी। उसमें फर्स्ट रहेगा आज का अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन। कल जो पढ़ा था वो था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजनीकरण की उष्मा पढ़ी थी कल। और ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी जलीयकरण की उष्मा। ठीक है, या जलयोजित उष्मा बोल देंगे। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, उसको हम शो किससे करेंगे, डेल एच एच वाई डी। और यदि हम इसको स्टैंडर्ड के रूप में शो करें तब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ये रहेगा आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब डेफिनेशन क्या होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन की, तो किसी भी हाइड्रेशन प्रोसेस की जो हीट होती है उसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन के नाम से जानेंगे। अब बात आती है हीट हाइड्रेशन रिएक्शन कौन सी होती है, तो इसमें क्या आएगा कि कोई भी रिएक्टेंट है उसको जब हमें उसके जलयोजित साल्ट में चेंज करना हो, जलयोजित यानी उसके साथ में हमें जल के क्या करने हैं, अणु जोड़ने हैं। जब एक मोल पदार्थ को या एक मोल यौगिक को जल के निश्चित अणुओं से जोड़ेंगे, तो यदि वो जलयोजित विलयन में चेंज हो जाता है तब हम कहेंगे कि वहां पे जो उष्मा उत्सर्जित होगी उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन के नाम से जानेंगे। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, कॉपर सल्फेट है सॉलिड स्टेट में, प्लस में H2O यहाँ पे एक्वस है, इसके साथ में जुड़ गया तो क्या बनेगा, CuSO4.5, 5 जल के अणु जोड़ देंगे यहाँ पे 5H2O, और ये आ गया एक्वस स्टेट में। अब यदि एक रिएक्शन को इसी प्रकार से लिखे हम, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये सॉलिड स्टेट में भी होता है। अब मान लीजिए यहाँ ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कि इसको एक्वस कर दिया हमने, तब ये बन जाएगा CuSO4.5H2O। फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो भी क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की जो हीट होगी वो भी क्या कहलाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगी। और इस रिएक्शन की हीट है वो भी क्या कहलाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन के नाम से जानी जाएगी। तो ये क्या है, एनहाइड्रस, ये क्या है, एनहाइड्रस साल्ट है। एनहाइड्रस साल्ट का मतलब निर्जल लवण है। तो जब इसमें हम ये बोल दें कोई भी एक मोल यौगिक को या फिर एक मोल निर्जल लवण को जल योजित करने पर मुक्त होने वाली उष्मा हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। तो मुक्त होने वाली उष्मा क्या कहलाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगी। और यहाँ पे हमेशा ही उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो हम बोलेंगे कि डेल एच हाइड्रेशन है वो हमेशा ही क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यानी ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके लिए डेल एच की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगी, डेल एच की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, इसके लिए नेगेटिव रहेगी। ये था आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऐसे रिएक्शन लिखिए ना तब भी आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन ही मानना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में एक्वस इसके साथ में क्रिया करेगा, एक्वस का मतलब यहाँ जल ही है। ठीक है, तो हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा आपके हीट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या बनेगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है, इसको हम शो कर देंगे इससे, और स्टैंडर्ड वाली होगी उसको हम शो कर देंगे इससे। ठीक है, ये रहेगी हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या देखनी है, हीट ऑफ सॉल्यूशन देखनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि जब किसी भी सॉल्वेंट की अवशेष में, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या लेना है, इन अवशेष में लेना है, आधिक्य में लेना है। तो सॉल्वेंट या विलायक की अधिकता में किसी एक मोल यौगिक या विलेय को पूर्ण रूप से विलय करने में, यानी इस यौगिक का जो कंप्लीट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने पर जो उष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है उसे हीट ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से सुने डेफिनेशन,
इसमें आएगा कि 1 मोल यौगिक को या 1 मोल विलेय पदार्थ को विलायक की अधिकता में पूर्ण रूप से विलय करके उसका विलयन बनाने पर अवशोषित होने वाली या मुक्त होने वाली ऊष्मा हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। तो अवशोषित होने वाले या उत्सर्जित होने वाले दोनों नाम आ गए। इसका मतलब यहाँ पे जो डेल एच सोल्यूशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब ये रिएक्शन कैसी हो, एंडोथर्मिक हो, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसके सोलवेंट में विलय होने पर यदि उष्मा का अवशोषण होता है तब तो ये आएगी पॉजिटिव में, और यदि उष्मा का उत्सर्जन होता है तब एक्जोथर्मिक प्रोसेस बनेगी, और डेल एच का साइन है तब यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी प्रकार की हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्जोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे पीछे वाला एग्जांपल बताया ना हमने, वही इसमें आ जाएगा कि कॉपर सल्फेट है, 1 मोल ले लेंगे, H2O सोलवेंट ले लिया, H2O सोलवेंट के अंदर हम इसको विलय करेंगे तो ये बनेगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एक्वस स्टेट में। तब इस रिएक्शन की जो हीट है वो क्या कहलाएगी? हीट ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि सोलवेंट था ये, इसकी एक्सेस में कॉपर सल्फेट विलय या पदार्थ होगा, 1 मोल है, इसके साथ क्रिया करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है, तब ये इस रिएक्शन की हीट क्या कहलाएगी? डेल एच सॉल्यूशन के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, ये थे आपके हीट ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद में नेक्स्ट देखें थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ नियम है वो पढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखें नेक्स्ट हेडिंग लिखें लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री उष्मा रसायन विज्ञान के नियम हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो उष्मा रसायन विज्ञान के लिए 2 नियम दिए गए, एक तो हेस का नियम, एक लेवोसिये और लेप्लास का नियम। हेस भी इसमें साइंटिस्ट का नाम है और लेवोसिये और लेप्लास है वो भी इसमें साइंटिस्ट का नाम है। 2 नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर 2 नियम दिए गए हैं। ठीक है, दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट नियम रहेगा इसमें छोटा है वो पढ़ देते हैं पहले, लेवोसिये लेप्लास का नियम। फर्स्ट नियम रहेगा लेवोसिये लेप्लास का नियम। इसमें लेवोसिये और लेप्लास दोनों ही क्या है? साइंटिस्ट के नाम है। इन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि 1 मोल यौगिक है, जैसे ए और बी आपस में मिलके क्या बना लेंगे? ए बी मॉलिक्यूल बना लिया। अब ये जो ए बी मॉलिक्यूल है वो वियोजित हो गया, डिसोसिएट हो गया, ये ए प्लस बी में चेंज हो गया। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है ना। इसके अंदर तो ए और बी आपस में मिलकर के 1 मोल ए बी बना रहे हैं, इसमें ए बी वियोजित होकर के वापिस अपने अवयव या कॉन्स्टिट्यूएंट ए और बी में चेंज हो रहे हैं। अब देखिए इसमें ये क्या कर रहे हैं? आपस में जुड़ के बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? इसके लिए डेल एच की वैल्यू कैसी आएगी और इसके लिए डेल एच की वैल्यू वो कैसी आएगी? इसमें देखो ए और बी के बीच में आपस में बॉन्ड बन रहे हैं, तो परमाणुओं से जब अणु बनता है तो एनर्जी क्या होती है? उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब प्रोसेस कैसी है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच का साइन हमेशा ही क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। सेकेंड रिएक्शन इसी की देखें जिसमें ए बी से क्या बन रहा है? ए प्लस बी बन रहा है। ए प्लस बी बन रहा है, उसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो ये ए और बी में चेंज होंगे। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या होगा? बाहर से ऊर्जा चाहिएगी, यानी ये क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब ए बी ब्रेक होगा ए और बी में तो ये एनर्जी या हीट का क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करेंगे। तो हम मानेंगे कि डेल एच है वो यहाँ पे क्या रहेगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव में आएगी। तो इसको हम बोल देंगे कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे क्या है? अपोजिट प्रोसेस है। तो इसमें इसने क्या लिखा? जैसे हम एग्जाम्पल पढ़े, कार्बन प्लस में O2 CO2 बना लिया, ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है।
और CO2 है वो ब्रेक हो गया, टूट गया, किसमें, कार्बन प्लस में O2 में। इसके लिए डेल H और इसके लिए डेल H। वैल्यू देखें इसके अंदर कितनी आएगी, तो ऊपर वाले में डेल H की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो ये रहेगी माइनस में 94 किलो कैलोरी और ये रहेगी प्लस में 94 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन को देख के नियम बता दो क्या रहेगा। नियम ये रहेगा, या फिर हम इसको ये मान लें कि ये अक्ष है और ये भी अक्ष ही मान लें, ये माइनस अक्ष है और ये प्लस अक्ष है। इसको देख के नियम बना लें। तो लेवोसिए और लेप्लास ने क्या कहा कि एक मोल यौगिक के अपने अवयवी परमाणुओं से बनने में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उतनी ही ऊष्मा उस यौगिक का वियोजन होकर उस यौगिक के अवयवी परमाणु बनने में अवशोषित होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी यौगिक के, ये क्या यौगिक के निर्माण की एंथैल्पी, यौगिक बन रहा है तो ये क्या है, डेल H फॉर्मेशन है, वियोजन हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे डेल H डिसोसिएशन। यौगिक सेम होना चाहिए, ए भी है ना, तो यही यौगिक इसी का वियोजन होना चाहिए। तो लेवोसिए और लेप्लास के नियम को हम एक लाइन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन वगैरह को देख के हम लिखेंगे कि किसी भी यौगिक के निर्माण की एंथैल्पी या निर्माण की ऊष्मा उस यौगिक के वियोजन की ऊष्मा के समान होती है, केवल साइन क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो लेवोसिए और लेप्लास के नियमानुसार किसी यौगिक के निर्माण की एंथैल्पी तथा उसी यौगिक के वियोजन की एंथैल्पी का मान समान होता है, केवल उसके साइन क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे CO2 का फॉर्मेशन हुआ 94, CO2 का वियोजन हो गया तब भी 94, केवल साइन क्या है, अपोजिट में, एक का नेगेटिव में आएगा तो दूसरे वाले का किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये था लेवोसिए और लेप्लास का नियम, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड नियम देखें, इसमें हेस का नियम। हेस भी इसमें क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, फुल नेम रहेगा इस लॉ का, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सेकंड लॉ रहेगा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये पढ़ेंगे हम। इसके अंदर देखो क्या रहेगा समेशन में, हेस इसमें है साइंटिस्ट का नाम, इसने अपना नियम दिया था कांस्टेंट हीट का नियम था, यानी कि ऊष्मा क्या रहती है इसमें, ऊष्मा या ऊष्मा का जो समेशन या योग है वो इसमें क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इस नियम के अनुसार तो हेस के नियम में एक स्टेटमेंट आता है, हेस ने अपने नियम में ये कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चाहे किसी भी परिस्थिति में संपन्न करवाया जाए, चाहे उसको कितने ही पदों में संपन्न करवाया जाए, उस अभिक्रिया का कुल हीट ऑफ चेंज या उस अभिक्रिया में होने वाला कुल रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हेस नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को चाहे कितने ही पदों में संपन्न करवाया जाए, किसी भी पद से संपन्न करवाया जाए, किन्हीं भी परिस्थितियों में संपन्न करवाया जाए, उस रिएक्शन का टोटल हीट ऑफ चेंज हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। एग्जाम्पल से देखें, जैसे ए से हमें क्या बनाना है, बी बनाना है, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन का हीट ऑफ चेंज क्या आ गया, डेल एच। यदि हम इसको एक स्टेप में नहीं करके पहले हम ए से क्या बनाए, सी बनाए, सी से हम क्या बनाए, बी बनाए, दो स्टेप हो गए, ए से सी से बी बनेगा, लास्ट में बनना बी है और चलना ए से ही है, तो ये हो जाएगा ए से सी का डेल एच वन और ये हो जाएगा डेल एच टू। उसके बाद हमने क्या कहा कि नहीं, इसको तीन स्टेप में संपन्न करवाया, तो ए से हमने बना लिया डी, डी से बना लिया हमने ई और ई से बना लिया हमने बी, बन गया लास्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ से तीन स्टेप हो गई, एक दो और तीन, इसका हीट ऑफ चेंज हो गया डेल एच थ्री, डेल एच फोर और ये हो जाएगा डेल एच फाइव, टोटल हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन एक ही, इसमें ए से बी बन रहा है, एक तो हम डायरेक्ट ए से बी बना दें, एक इसको दो स्टेप में करके ए से सी और सी से बी बनाएं,
और थर्ड हम इसमें क्या करें, ए से डी बनाए, डी से ई बनाए और ई से क्या बनाए, बी। तो हमने हेस नियम के अनुसार क्या बोला है कि तीनों कोई एक रिएक्शन है ए से बी बनने वाली, तो इस रिएक्शन को चाहे कितने पदों में संपन्न कराएं, किसी भी परिस्थिति में संपन्न कराएं, इस रिएक्शन का टोटल हीट ऑफ चेंज हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हेस नियम के अनुसार डेल एच इज इक्वल टू, ये टोटल चेंज इस पूरे इन दोनों के क्या रहेगा, बराबर। तो डेल एच वन प्लस में डेल एच टू, अब ये इनके भी क्या रहेगा, तीनों के योग के बराबर रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे डेल एच थ्री प्लस में डेल एच फोर प्लस में डेल एच फाइव। इसको ये वाले भी डेल एच के इक्वल है, ये वाले भी डेल एच के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं हेस के नियम अनुसार डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस में डेल एच टू इज इक्वल टू डेल एच थ्री प्लस में डेल एच फोर प्लस में डेल एच फाइव। ऐसा रहेगा हेस के नियमानुसार। ठीक है, ये था इसके अंदर हेस का नियम। इस रिएक्शन को या इसी को एक एग्जांपल से देखें। एग्जांपल में देखें, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं NH3 अमोनिया और HCl वाला। NH3 अमोनिया और HCl का एग्जांपल देखें। हेस लॉ में ये एग्जांपल देखें, इसके अंदर NH3 है गैस फॉर्म में, प्लस में HCl है गैसीय फॉर्म में, प्लस में अपवर्ष, इससे बन गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अपवर्ष स्टेट में सॉल्यूशन बन गया। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें ये क्या रहेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे, यानी रिएक्शन हमें इन्हीं से स्टार्ट करनी है और ये इस रिएक्शन का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। रिएक्शन हमें यहीं पे क्या करनी है, समाप्त करनी है। इस रिएक्शन में टोटल जो चेंज हुआ है वो रहेगा Q किलो कैलोरी। अब यदि इस रिएक्शन को हम एक स्टेप में नहीं करवा के इस रिएक्शन को हम दो स्टेप में संपन्न करवाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे हम एक स्टेप बनाएंगे कि NH3 ने इसके साथ क्रिया की है सिर्फ, तो NH3 तो अक्वस फॉर्म में आ गया, प्लस में HCl ऐसे कैसे रह गया गैसीय फॉर्म में, प्लस में अक्वस अभी बचा हुआ है अक्वस यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि NH3 अक्वस प्लस में HCl अक्वस में हो गया, गैस फॉर्म में था इसके साथ क्रिया की, ये भी अक्वस में आ गया। अब ये इसके साथ में क्रिया करके NH4 अक्वस में चेंज हो गया, तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R किलो कैलोरी, S किलो कैलोरी और ये हो जाएगा T किलो कैलोरी। आ गए। इसी के साथ में हम इसका एक स्टेप और देखें, तो वो स्टेप क्या रहेगा इसका कि पहले स्टेप में दोनों ने आपस में क्रिया कर ली, NH4Cl, NH4 ने क्रिया करके क्या बना लिया, सॉलिड स्टेट में बन गया। ये गैस से दोनों ने आपस में क्रिया करके NH4 सॉलिड बना लिया, एक्वस इनके साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड स्टेप में ये एक्वस इसको किसमें चेंज कर देगा, सॉलिड से एक्वस में चेंज कर देगा। तो ये चेंज रहेगा अक्स किलो कैलोरी और ये चेंज रहेगा यहाँ पे y किलो कैलोरी। ये हो गया NH3 और HCl से NH4Cl का फॉर्मेशन। इसमें देखें आप हेस के अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या बनेगा कि इस रिएक्शन को हमने चाहे 3 स्टेप में कराएं चाहे 2 स्टेप में कराएं, टोटल जो हीट चेंज है वो क्या रहेगा, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू R प्लस एस प्लस टी, पता है किलो कैलोरी में लिखना है, और Q है वो इनके भी इक्वल रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, दोनों के एक साथ में लिखें तो आएगा Q इज इक्वल टू R प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 2 स्टेप में कराएंगे तो ये दोनों का टोटल इसके बराबर होगा, 3 स्टेप में कराएंगे तो इन तीनों का जो टोटल है वो टोटल Q किलो कैलोरी के क्या आएगा, बराबर आएगा। ये रहेगा आपका हेस का लॉ। इसके बाद में नेक्स्ट अपना रहेगा जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट है, इन दोनों का रिलेशन हमने देख लिया था। रिलेशन आया था अपना QP इज इक्वल टू QV प्लस में डेल NG RT,
जहाँ पे क्यूपी क्या था, कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन की हीट, क्यूवी था कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम की हीट, और डेल एन जी था यहाँ पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये था गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं रिलेशन क्यूपी और क्यूवी में। इसके बाद में नेक्स्ट बचती है इसके अंदर एक समीकरण, किरचॉफ समीकरण बची है लास्ट, यानी एंथैल्पी की ताप पे क्या डिपेंडेंसी होती है, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।